हाय जय हिंद। स्पीड रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें डेली टोटल 6 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, यानी 6 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। ये रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन ये जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, अदर एसएससी एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ ये सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा वहाँ वहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंत तक देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो एनालिसिस के साथ। देखिए पहला मॉडल सेट है। देखिए आज के पहला मॉडल सेट में पहला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए ये जो गुर्दा है इसका प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में जो गुर्दा है उसका प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। जो भी द्रव्य है उसको क्या करता है ये गुर्दा, ये शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की सर्वोत्तम स्रोत पपीता, कैरेट इत्यादि है। नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या है? तना। ये जो राइबोसोम पादप है का भूमिगत प्रारूप क्या है? ये तना है। यानी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। आगे चेचक की टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर जी ने किया था। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। देखिए ये तो हो गया, ये शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, यानी ये किशोरावस्था में हो गया। लेकिन बाल्यावस्था में अगर पूछेगा तो 208 हड्डियाँ होती है। बाल्यावस्था में पूछेगा तो 208 और जनरली 206 हड्डियाँ होती है। आगे शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लंबी अस्थि है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जबड़े की हड्डी है, जो यहाँ हमारे मुंह के नीचे, माउथ के नीचे होती है। जबड़े की हड्डी जिसको बोलते हैं, सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला, हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 टाइम्स। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। आगे, हीमोग्लोबिन यौगिक है क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। जनरली जितने एंजाइम होते हैं, क्या एंजाइम या हार्मोन, ये सब क्या है? प्रोटीन है। ये सब क्या है? प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है। आगे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जो रेड ब्लड आरबीसी का कितना दिन होता है? 120 दिन का होता है। आगे, रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर को यानी ब्लड को थक्का बनाता है विटामिन के। थक्का बनाने में सहायता करता है कौन? विटामिन के। आगे, रुधिर का तरल भाग है क्या? प्लाज्मा। आरबीसी का जो तरल भाग है वो, ब्लड का जो तरल भाग है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? देखिए, सर्वदाता यानी सबको दे सकता है ओ, और सर्वग्राही यानी सबसे ले सकता है ए बी। तो सर्वदाता ओ हो गया, सर्वग्राही ए बी हो गया। तो सर्वदाता यानी 0, ये शून्य, सर्वदाता शून्य। जो शून्य है वो सबको दे सकता है, लेकिन सर्वग्राही सबको दे सकता है ओ, और सबसे ग्रहण कर सकता है ए बी। आगे है, पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हमारे लीवर यानी यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। आगे, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, यानी 120 से पंप होता है, 180 से आता है। यानी हृदय 120 के प्रेशर से पंप करता है, और जब वापस आता है ब्लड यानी तो 80 की स्पीड से आता है। तो इसी को बोलते हैं 120/80। यानी जब हृदय पंप करेगा, जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड जाएगा, यानी शुद्ध ब्लड जाएगा, वो कितने के स्पीड से जाएगा? 120 के स्पीड से जाएगा। लेकिन जो अशुद्ध ब्लड आएगा प्यूरीफायर होने के लिए, वो 80 के स्पीड से आएगा, इसलिए उसको 120/80 बोलते हैं।
आगे है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? ये किडनी जो है रक्त से जितनी अशुद्ध पदार्थ है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है। कौन? ब्रिक, यानी जिसको किडनी बोलते हैं। आगे है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ये जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से संबंधित है। देखिए हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, जब कुत्ता काट लेता है तो वो व्यक्ति जिसको काटा रहता है वो जल से डरता है और कुत्ते की भांति क्या कर व्यवहार करने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। आगे है वायरोलॉजी संबंधित है। देखिए वायरोलॉजी ये विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। देखिए वायरोलॉजी वायरस से बना है, तो वायरस मतलब होता है विषाणु, तो वायरोलॉजी अगर कहेगा तो किससे संबंधित है? तो विषाणु से, यानी वायरस का हिंदी होता है विषाणु, यानी वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है खून थाका नहीं जमता है, किसके कारण? हीमोफीलिया रोग में कारण है। देखिए हीमोफीलिया एक रोग है, हीमोफीलिया अगर रोग हो जाएगा तो खून थक्का बनेगा ही, तो खून थक्का होगा ही नहीं। ठीक है, हीमोफीलिया सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था ये हीमोफीलिया रोग, जिसमें खून थक्का नहीं जमता है। आगे ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। देखिए ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा जनरली आँख से संबंधित है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा ये किससे संबंधित है? आँख में ये रोग होता है, तो आँख से संबंधित ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। चलिए मॉडल सेट सेकंड देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी ये मलेरिया रोग का है। प्लाज्मोडियम परजीवी ये मलेरिया रोग से संबंधित है। आगे पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। आगे है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद, जड़ और तना। जड़ देखिए जड़ अभी जब भी पूछेगा जड़ में हचाकते ये जो कोना होता है हचाकते कोना निकला रहता है, लेकिन तना में ऐसा नहीं होता है, तना ऐसे वैसे होता है। लेकिन ये जब भी जड़ का पूछेगा तो इसमें हचाकते जो कोना निकला रहता है नीचे वो जड़ के रूप में आता है। जैसे देखिए मूली का रूप ऐसा ही होता है, गाजर का ऐसा ही होता है और शकरकंद का भी ऐसा ही रूप होता है। ठीक है, शकरकंद को मीठा आलू भी बोलते हैं। तो जड़ों के रूपांतरण का मूल उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। आगे है तने के रूपांतरण का उदाहरण है। देखिए तना है आलू, अदरक, प्याज। ये देखिए आलू आप देखते हैं तो आलू ऐसे बैठता है, इसमें कोना हचाकदे नहीं निकला रहता है। अदरक भी देखिए तो ऐसे होता है। प्याज भी देखिए तो इसका ऐसे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ये हचाकदे कोना नहीं निकला रहता है, तो ये तना। और जड़ पूछेगा तो जिसमें हचाकदे कोना निकला रहेगा वो जड़ होता है। आगे है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, यानी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है पालक के पत्तों में, पालक साग में। आगे स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होगी। आगे है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। देखिए कवक पूछेगा तो माइकोलॉजी, कवक पूछेगा तो माइकोलॉजी। तो ये कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक को फंफूद भी बोलते हैं। कवक को क्या बोलते हैं? कवक को फंफूद भी बोलते हैं। कवक को, ये जो कवक है इसको फंफूद, कवक को बोलते हैं फंफूद। कवक को फंफूद भी बोलते हैं, इसको माइकोलॉजी, इसका अध्ययन फंफूद यानी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। एक होता है शैवाल का अध्ययन। शैवाल के अध्ययन को हम बोलते हैं एल्गोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन को क्या बोलेंगे? एल्गोलॉजी। और फंफूद यानी कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी बोलेंगे। आगे हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिका जो होता है उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। बोन के अंदर अस्थि मज्जा होता है, वहीं पे क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। जैसे ये हड्डी हो गया, इसके अंदर ये अस्थि मज्जा है, यहीं पे क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। ये जो हमारा अग्नाशय है ये इंसुलिन
बनाता है? अग्नाशय क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। तो इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ? अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ये ग्रंथि है होती है, बहुत छोटी होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे है 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है, ये वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये वंशानुगत है, यानी वंश के आधार पर ये बीमारी होती है। कौन सा? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, यानी अंधता, वर्ण अंधता और हीमोफीलिया, ये क्या है? वंशानुगत बीमारी है। आगे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ये एकदम ईजी है। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। मछलियाँ जो सांस लेती है ये गिल्स के द्वारा, ठीक है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, पपीता। उसके बाद जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो जठर रस होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस, जिसको जठर यानी इसको जनरली पेट भी बोलते हैं या अमाशय भी बोलते हैं। तो जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl इसमें पाया जाता है। आगे है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, ये कॉक और शैवाल। देखिए कॉक और शैवाल जो होता है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, क्योंकि कॉक और शैवाल एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ये एक दूसरे को जीवन देते हैं, यानी कॉक और शैवाल एक दूसरे से जीवित रहते हैं, ठीक है। तो उसी को सहजीवी बोलते हैं। तो ये लाइकेन के रूप में कॉक और शैवाल होते हैं। तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद कौन होते हैं? कॉक और शैवाल। आगे है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। देखिए लार में हमारे जो मुंह के अंदर जो लार में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आगे हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। तो अगर तत्व पूछेगा तो हीमोग्लोबिन में लोहा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन है? लोहा। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है किसमें? प्रोटीन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है आंत में पाचन होता है। ऐसे प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमाशय से ही शुरू होता है और अंततः जाके छोटी आंत में पच जाता है, पूर्णतः छोटी आंत में पचता है। कौन? प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, कि रिसाव हुआ था। इसमें किस चीज़ का रिसाव हुआ था? तो MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था। चलिए मॉडल सेट 3 देख लेते हैं। काला हीरा तथा काला सीसा क्या कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेंडो और ग्रेफाइट को। देखिए कार्बोनेंडो को कहते हैं काला हीरा और ग्रेफाइट को काला सीसा। एक काला हीरा कार्बोनेंडो को बोलते हैं और काला सीसा ग्रेफाइट को बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। काला हीरा कार्बोनेंडो को बोलते हैं और काला सीसा ग्रेफाइट को। आगे है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, एड्रीनल को, यानी ये जीवन रक्षक हार्मोन है। कौन? एड्रीनल। आगे है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में, यानी लाल रंग के जब प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। आगे है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की शैली लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ भी कटा फटा रहता है ये वहाँ पे थोड़ा थोड़ा छिड़क के, यानी अपने में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छिड़कता है और इसको ख़त्म करता है। और जो भी सेल डेड होते हैं इसको लाइसोजाइम ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, इसको लाइसोसोम को। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी इसको LPG भी बोल सकते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, ये मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो LPG यहाँ पे बात हो रहा है, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का गैसों का मिश्रण है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। कौन? ये द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। LPG ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG। नेक्स्ट है
प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री देखिए राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, सिंपल सी डाइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसमें एन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, या अगर सेल्सियस में कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन में बोलेंगे 310 केल्विन होता है। तो 98.6 यानी 98.6 सबको पता होगा ना, 36 डिग्री सेल्सियस सबको पता होगा, लेकिन अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 यानी 310 यानी 310 केल्विन। ये केल्विन इंपॉर्टेंट होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सबको पता होता है, लेकिन केल्विन नहीं पता रहता है, तो केल्विन ध्यान में रखेंगे 310 केल्विन। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। देखिए लिंग निर्धारण पुरुष के ही क्रोमोसोम पे होता है, क्योंकि ये XY होता है और महिला का XX होता है, तो ये तो दोनों XX हो गया, और पुरुष का होता है XY। तो अगर पुरुष का X आया, महिला का कोई भी X आया, तो ये महिला यानी फीमेल का प्रतीक है। लेकिन वहीं अगर मेल का, ये मेल और ये फीमेल, अगर मेल का Y आ गया और फीमेल का X आ गया, तो ये हो गया मेल। यही पूछ रहा है पुरुष में, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम, क्योंकि पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है, न कि इसलिए स्त्री का ये जो क्रोमोसोम है ये मनुष्य के लिंग निर्धारण में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है किसके स्वरूप से? ये पुरुष के यानी क्रोमोसोम पे। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 369। देखिए मांसपेशी कहेंगे 6 + 3 9 यानी 639, याद रखेंगे 6 + 3 9 यानी 639। ये मांसपेशी की संख्या होती है, हड्डियों की संख्या होती है 206, और बाल्यावस्था में 208 होती है। अगला है शरीर के सबसे कठोर तत्व है एनामिल है, दांत की जो हड्डी होती है एनामिल, इसको शरीर का सबसे कठोर तत्व है। आगे है संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है 8, देखिए खोपड़ी में 8 होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति थे, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति को हरगोविंद खुराना ने जीन के बारे में बताया था, इसलिए जीन के संश्लेषण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे हरगोविंद खुराना जी। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है और सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प पूछेगा तो वुल्फिया, और संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, जिसमें परागण किसके निषेचन किससे होता है? ये हाथी से। ठीक है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ऑक्सीजन जल से मिल जाता है जनरल। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। देखिए मधुमेह जिसको शुगर भी बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में कहेंगे तो शुगर, ये जो मधुमेह रोग है इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जिससे मधुमेह रोग होता है। यानी ब्लड हमारा मीठा होने लगता है और ये पतला होने लगता है, जिससे मधुमेह रोग होता है। लेकिन वहीं इंसुलिन अगर प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो मधुमेह रोग नहीं होगा। ठीक है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्ती ही तो प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है, तो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हो गया? पत्ती हो गया। आगे है ब्रोंकाइटिस, एक रोग है, ये कृत्रिम हृदय का एक ब्रोंकाइटिस रोग है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ब्रोंकाइटिस ये किसका रोग है? एक कृत्रिम हृदय का रोग है ब्रोंकाइटिस। पूछेगा ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? कृत्रिम हृदय का। आगे एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22 + Y। ठीक है। क्योंकि लड़का के लिए Y होना ज़रूरी है, लड़की के लिए 22 + X, यानी अब 22 + X अगर रहेगा तो लड़की, 22 + Y रहेगा तो लड़का। देखिए मॉडल सेट 4 देख लेते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में पाया जाता है। आगे है पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। देखिए पेप्सिन ये एंजाइम है। ठीक है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। तो पेप्सिन
एंजाइम क्या है? पेप्सिन, यानी पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम। ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा मूत्र में पाया जाता है। देखिए दूध में नहीं पाया जाता है। देखिए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है। टॉक्सिन, एक जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन सबको पता होगा, एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। आगे एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। जो एंजाइम बनता है वो अमीनो अम्ल से टूटने से ही एंजाइम की रचना होती है। किससे होती है? अमीनो अम्ल से। आगे फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। आगे मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलिस मच्छर। मादा एनाफिलिस मच्छर जो मलेरिया का परजीवी है। मादा एनाफिलिस से क्या होता है? मलेरिया, जो एक परजीवी है। आगे मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र से विटामिन सी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। मानव मूत्र से विटामिन सी बाहर निकलता है और सबसे ज़्यादा यूरिया मानव मूत्र में ही पाया जाता है। आगे दूध में उपस्थित प्रोटीन है क्या? केसिन। जो दूध में प्रोटीन उपस्थित है उसका नाम है केसिन। आगे है मेढक हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। आगे मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में पूरा कैल्शियम से ही बना है हड्डी, इसलिए कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। यही तो कोशिका का अनुवांशिक डिपेंड करता है। डीएनए से ही क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ की पता किया जाता है। डीएनए क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आगे अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिका का नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल को। किसान का परम आवश्यक सहायक है केंचुआ, सबको पता होगा, मित्र है, किसान मित्र बोलते हैं केंचुआ को। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में जो केंद्रक है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में जो केंद्रक है इसका पता लगाया। ये मास्टरमाइंड है केंद्रिका। ठीक है। केंद्रक जो है सबको क्या करता है? गाइड करता है। ठीक है। ये ब्रेन का काम करता है कोशिका में केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे बड़ा अगर फल कहेगा ऑर्किड्स। सबसे बड़ा फल ऑर्किड्स और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। अभी वुल्फिया सबसे छोटा पिछले सेट में बताए थे, और सबसे बड़ा फल है ऑर्किड्स और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। इसमें हाथी के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये सबसे बड़ा फल ऑर्किड्स, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे छोटा वुल्फिया पीछे बता चुके हैं। देखिए स्तंभ कंद, धन कंद, शल्य कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। देखिए आलू, बंदा, केसर, प्याज तथा अदरक आदि। ये स्तंभ कंद, धन कंद, शल्य कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। कौन? आलू, बंदा, केसर, प्याज, अदरक, हल्दी। ये सब क्या है? स्तंभ कंद, धन कंद, शल्य कंद, प्रकंद। ठीक है। आगे है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। अमरूद का फल भी खाते हैं, अंगूर का फल भी, शरीफा का फल भी, टमाटर का फल भी। देखिए इसमें एक करेक्शन करेंगे। देखिए अमरूद, अंगूर और टमाटर का जो खाने योग्य भाग है, ये संपूर्ण भाग हम लोग खा लेते हैं। टमाटर, अमरूद को कोई छिलता है, कोई नहीं छिलता है। अंगूर को भी कोई छिलता है, कोई नहीं छिलता है, लेकिन जनरली हम अमरूद और टमाटर का पूरा भाग ही खा लेते हैं। लेकिन शरीफा का देखिए, शरीफा का मध्य फल भी खाया जाता है। इसमें ये फल भी लिखा है। सिर्फ फल भी का इंग्लिश अगर देखेंगे तो पेरिकार्प होता है। ठीक है। पेरिकार्प का मतलब होता है फल भी जो आंतरिक भाग को दर्शाता है। ठीक है। आंतरिक भाग को दर्शाता है, तो आंतरिक भाग तो सबको खाते हैं। तो ये अमरूद, अंगूर और टमाटर का संपूर्ण भाग खा लेते हैं। ठीक है। संपूर्ण भाग खा लेते हैं, तो इसीलिए इसको फल भीति बोला है। तो फल भीति में भी होता है मध्य फल भीति, बाह्य फल भीति, आंतरिक फल भीति। तो शरीफा का जो होता है इसका मध्य फल भीति हम लोग खाते हैं, क्योंकि शरीफा का देखते हैं, शरीफा का जो ऊपर का जो भाग होता है वो कठोर होता है, ये खाने योग्य नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो भी होता है वो खाने योग्य होता है शरीफा का। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको फल भीति लिख दिया है। तो फल भीति में 3 प्रकार का होगा, मध्य फल भीति, बाह्य फल भीति, मध्य फल भीति, आंतरिक फल भीति। तो यहाँ पे शरीफा का अगर कहेगा सिर्फ शरीफा का, तो मध्य फल भी खाएंगे। ठीक है। और अमरूद, अंगूर और टमाटर का संपूर्ण फल खा लेते हैं। ठीक है।
आगे है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य क्या है, मध्य फल विधि। देखिए आम के ऊपर जो छिलका से सटा भाग होता है वो बाह्य फल विधि होता है, और जो बीच वाला होता है मध्य फल विधि होता है, और जो गुठली से सटा होता है वो आंतरिक फल विधि होता है। तो आम, पपीता तथा बेर का मध्य फल विधि ही खाते हैं, ठीक है। आगे है अदरक तथा आलू के खाने योग्य क्या है, तना। अदरक आलू क्या है, तना, जिसमें हचा के कोना नहीं निकला हो जड़, हचा के कोना निकला हो जड़, जिसमें हचा के कोना नहीं निकला हो क्या, तना। तो ये अदरक आलू तना खाते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है, तो ये 7% होता है। जैसे मेरा वेट है 49 kg, तो इसका 7% हम निकाल लेंगे, इसका 7% क्या होगा, हमारा रक्त होगा, ठीक है। तो ये मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है, 7%। कितना परसेंट, 7%। तो अगर मान लीजिए हमारा वेट है 50 kg, तो इसका 7% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 3.5 लीटर, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। चलिए मॉडल सेट 5 देख लेते हैं, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, देखिए 1350 से 1400 ग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1350 से 1400 यानी 1350 से 1400 मस्तिष्क का वजन होता है मनुष्य के। ऊँट की गर्भ अवधि कितनी होती है, 320 से 350 दिन। ऊँट की जो गर्भ अवधि होती है 320 से 350। ऊँट की गर्भावधि कितनी होती है, 320 से 350 दिन। आगे है गाय तथा भैंस का गर्भावधि होता है 280 से 300 दिन। 280 से 300 दिन। ऊँट का गर्भावधि होता है 320 से 350 दिन, और गाय तथा भैंस का होता है 280 से 300 दिन। आगे पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। पैतृक जो हमारी जो अनुवांशिकता है उसको सिद्ध करने में सहायक कौन है, DNA, क्योंकि इसी से इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिंगरप्रिंटिंग ये भी क्या होता है, इसी से सब पैतृकता का जो भी सिद्ध करने में सहायक होता है, ये फिंगरप्रिंटिंग और DNA से प्राप्त हो जाता है। आगे है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिज में यानी किडनी में। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म, सबसे लंबा, ये लंबा है, ठीक है, टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। कपड़ा सुखाना तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। देखिए कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है। जो कपड़ा हम सुखाते हैं तथा दूध से मक्खन जो निकाला जाता है वो मशीन किस बल पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। उपकेंद्रीय ना, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है कौन, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। आगे है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 786 यानी 746 वाट के। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 786 यानी 746 वाट के बराबर होता है। आगे है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। आयतन घनत्व डेंसिटी -4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होगा और आयतन वॉल्यूम न्यूनतम होगा किस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का घनत्व अधिकतम होगा -4 डिग्री सेल्सियस यानी -4 डिग्री सेल्सियस पे, और जल का आयतन न्यूनतम होगा -4 डिग्री सेल्सियस पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जल का घनत्व अधिकतम पूछेगा तो -4 डिग्री सेल्सियस पे, जल का आयतन न्यूनतम पूछेगा तो -4 डिग्री सेल्सियस पे। आगे पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, क्वार्क। पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है क्वार्क है। आगे लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, लेंस की मात्रा का डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा, विव गेओर 3 6 बीच वाला हरा, ठीक। आगे है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पे। ये जो स्कैटरिंग है प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है, इसका तरंग दैर्घ्य कितना है यानी वेवलेंथ कितना है, तरंग दैर्घ्य कितना है, रंग का प्रकीर्णन उस पर निर्भर करता है, इसके तरंग दैर्घ्य पे। आगे रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। जो हमारे रेटिना पर बनता है वास्तविक तो होता ही है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। आगे है इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत।
सूर्य के ठीक विपरीत इंद्रधनुष बनता है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टीन तथा शीशा के मिश्र धातु से। टीन, जो टीन और शीशा का जो मिश्र धातु है उससे फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टीन और शीशा की मिश्र धातु से। आगे, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य जब प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आगे है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? समुद्र का जल होता है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। जो वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। किसके भांति? वायु का जो बुलबुला जल में व्यवहार करता है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस। वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आगे, तारों के टिमटिमाने के कारण प्रकाश का अपवर्तन। तारा क्यों अपवर्तन होता है? इन रिफ्रैक्शन होता है। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के प्रकीर्णन समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन से आकाश काला दिखाई देता है। रंग का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पे। रंग का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पे। आगे, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, मृग मरीचिका बनती है। मृग मरीचिका बनती है रेगिस्तान में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है तथा मृग मरीचिका बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए 6 नंबर मॉडल सेट 6 देख लेते। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। आगे है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर, यानी 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई होती है। आगे, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? टंगस्टन से। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। ये बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का मात्रक W, यानी बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। लेकिन वहीं कहेगा फ्यूज तार। क्या कहेगा? फ्यूज तार। फ्यूज तार किससे बना होता है? टीन एवं शीशा से। किससे बना होता है? टीन एवं शीशा से। टीन एवं शीशा से। अगर फ्यूज तार पूछेगा तो टीन एवं शीशा से बना होता है, और बल्ब का फिलामेंट पूछेगा तो टंगस्टन से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, और फ्यूज तार किससे बना होता है? टीन एवं शीशा से बना होता है। आगे देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन। क्योंकि यहाँ से एक यहाँ से अगर ये जो नाभिकीय संलयन क्या होता है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल 2 पार्ट में टूटा, फिर ये पार्टिकल से 2 पार्टिकल में टूटा, फिर इस 2 पार्टिकल इससे 2 पार्टिकल, फिर ये से 2 पार्टिकल, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। कौन? नाभिकीय संलयन। आगे, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। इंपॉर्टेंट है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। आगे, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति किस पे आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। आगे, मूल रंग कहलाता है नीला, लाल, हरा। BRG ब्लू, रेड, ग्रीन। ब्लू रंग कहलाता है BRG। RBG बोल सकते हैं या BRG। नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, हरा, यानी BRG, ब्लू, रेड, ग्रीन। ये मूल रंग कहलाते हैं BRG या RBG। ठीक है, RBG रेड, ब्लू, ग्रीन, या BRG ब्लू, रेड, ग्रीन। ठीक है, ये मुख्य रंग है नीला, लाल, हरा। आगे, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। देखिए, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। आगे, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किसके लिए? अवतल लेंस का प्रयोग करके।
निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए इसमें इसका जस्ट विपरीत निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु नज़दीक की वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। इसमें इससे लग रहा है कि निकट दृष्टि यानी नज़दीक देखने में दोष होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में दीर्घ, यहाँ पे नीचे दिया हुआ दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। यानी दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है, दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु दिखाई देने में दोष नहीं है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, नज़दीक वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो उस स्थिति में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ नज़दीक का वस्तु साफ दिखाई देगा, और दूर दृष्टि का मतलब दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर का वस्तु साफ दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का मतलब कि हम दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसलिए निकट दृष्टि दोष में नी आ, इसको याद करने का एक छोटा सा त्रिक, नी आ निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, नी से निकट दृष्टि दोष, अ से अवतल लेंस, इसमें दूर दीर्घ यानी दू उ यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दू उ, नी आ निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दू उ यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, इसे हम याद रखेंगे। आगे है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। एटम बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आगे है हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन पे, लेकिन ये परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस होता है। बिजली का जो बल्ब होता है उसमें अक्रिय का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का जो वेग सर्वाधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, क्योंकि ये इसका डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है और ये इसमें ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होता है, इसलिए ध्वनि की गति हवा में कम हो जाती है और ठोस में ज़्यादा हो जाता है। आगे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। आगे हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पे। देखिए यहाँ परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे हो जाएगा, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन पे। हाइड्रोजन का संलयन होता है तभी सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है, ठीक है। आगे जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वो सर्वाधिक शुद्ध रूप में होता है। आगे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 क्या करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट उत्पन्न करता है CO2। आगे है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। ये दर्पण है, दाढ़ी बनाते हैं तथा आँख नाक कान की जो जांच करते हैं उसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी आँख नाक कान जांच में अवतल दर्पण, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है, यूरेनियम। आगे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना भाग होता है, 1/6 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे 60 kg है तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, यानी 10 kg हो जाएगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। आगे है द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। देखिए पारा एक्सेप्शन जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। आगे सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। सुराही का जो पानी होता है ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए सुराही का पानी ठंडा रहता है। क्योंकि वाष्पीकरण में क्या होता है कि जितने भी CO2 है यानी गर्म गैस है वो बाहर निकलती है, जिससे वाष्पीकरण होता है और जिससे सुराही का पानी ठंडा रहता है। वहीं अगर देखते हैं जहाँ पे CO2 नहीं निकलता है, यानी जहाँ पे क्या होता है उसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ये पानी गर्म का गर्म ही जाता है, ठीक। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।